medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. ठीक है, तो ये आप पेज नंबर 62 एनसीईआरटी का निकाल कर रखेंगे। पेज नंबर 62 एनसीईआरटी वो निकाल के रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है इट इज ऑल्सो नोन एज अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज अबॉर्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज अबॉर्शन। ठीक है, इसको अबॉर्शन भी कहते हैं, इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज अबॉर्शन। ठीक है, ये क्या हुआ कि 40 to 50 मिलियन एमटीपीज, ऐसा बोलता है एनसीईआरटी में कि 40 to 50 मिलियन एमटीपीएस। ठीक है, 40 to 50 मिलियन एमटीपीएस कहने का मतलब है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, दैट इज अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रीमैच्योर एक्सपल्सन ऑफ बेबी। ठीक है, जनरली गेस्टेशन पीरियड इज 9 मंथ। ठीक है, और 9 मंथ से नहीं, उससे पहले अगर उसको टर्मिनेशन करते हैं, टर्मिनेट कर दिए, ठीक है, तो दैट इज नोन एज अबॉर्शन। अबॉर्शन जनरली जो है हम मैक्सिमम 5 मंथ तक कर सकते हैं। ठीक है, 5 मंथ कहने का मतलब क्या हुआ, 5 4 जा 20 वीक्स। ठीक है, तो जनरली अबॉर्शन जो होता है 20 वीक्स तक कर सकते हैं, 5 मंथ तक के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेफ कब होता है, सेफ जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहने का मतलब क्या हुआ, 3 मंथ। 3 मंथ मतलब 4 3 जा 12 वीक्स तक। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एमटीपी इज रिलेटिवली सेफ, सब लिखवा देंगे अभी हम बाद में। एमटीपी इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग व्हाट, एमटीपी इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर आर रिस्कियर, मतलब कि जो 2 महीना और हुआ ना 5th मंथ के लिए, तो वो रिस्की होता है, उसमें डेथ हो सकता है, बच्चे का भी, उसका भी, मदर का भी, और बच्चे का तो होगा ही होगा। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग जो है याद रखना है कि पूरा अगर मेडिकल अबॉर्शन जो होते हैं, ठीक है, तो टोटल अगर देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, तो 1/5 ऑफ टोटल, ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए कि जितना है कंसीव्ड हुई है, अगर पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, 1 साल में प्रेगनेंसी इन ईयर, ठीक है, 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में पूरे वर्ल्ड में जितने भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, जितने भी, उसका कह सकते हैं 1/5 जो टोटल होता है ना, करीब डेथ हो जाता है एमटीपी से। कितना, जितने भी वर्ल्ड में, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन हुई है, मतलब कंसीव्ड प्रेगनेंसी है, जितने भी, उसका कितना, उसका 1/5 मतलब कितना हो गया, दैट इज कह सकते हैं कितना, दैट इज 1/5 है। ठीक है, तो 100 मान लीजिए तो 100 कितना होगा, 20% कहने का मतलब उसका 20% जो है ना डेथ हो जाता है। किस के बेसिस पर, एमटीपी अबॉर्शन होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका 20% इज अबॉर्टेड इन होल वर्ल्ड। तो और अबॉर्ट करने के बाद कितना एमटीपीज जो है, ठीक है, आर परफॉर्म्ड, कितने अबॉर्टेड होते हैं, इतना 20% जो है ना 1/5 इतना। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी खोलकर देखेंगे कि 40 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। तो लिख लीजिए 40 to 50 मिलियन, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी का डाटा है। मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड, एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over the world in a year। ठीक है, ईयर
और उसका कितना, मतलब ये कह सकते हैं एंड 1/5 याद रखना है ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी विच इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। तो कितना मिलियन एमटीपी साल भर में होता है वर्ल्ड में, ये याद रखना है 40 to 50 मिलियन एमटीपी, ठीक है, एक साल में, ठीक है, आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ ईयर। और दूसरा याद रखिए कितना होता है एमटीपी, दिस एमटीपी इज इक्विवेलेंट टू 1/5 ऑफ द टोटल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं, पहला तो याद रखना है कि 40 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ ईयर, एक साल में कितना, आपको पूछ सकता है 40 50 50 60 60 70 रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा कह सकते हैं कि 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इन इट एंड इज करके लिख लीजिए, एंड इट इंक्लूड्स कितना, इट इंक्लूड्स कह सकते हैं अबाउट कितना, अबाउट 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, ठीक है, ये पहला। दूसरा, ठीक है, अबॉर्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है डाटा कि जितने भी प्रेगनेंसी पूछ देगा, कितने भी कंसीव्ड प्रेगनेंसी है जितने भी वर्ल्ड में एक साल में, उसका मतलब आप 20% डेथ हो जाता है अबॉर्शन से। तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि 20% जितने भी हैं उतने डेथ हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन इन पॉपुलेशन का रीजन क्या होगा, अगर कहेगा डिक्रीज इन पॉपुलेशन तो 20% कम कर रहा है ना ये। हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड नहीं है, ऑल्दो इट इज नॉट अ कंट्रोल मेथड ऑफ पॉपुलेशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इट हैज सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द क्या पॉपुलेशन। क्यों, 20% मर जा रहा है सीधे, नहीं तो अगर होता तो क्या होता, पॉपुलेशन सीधे 20% बढ़ जाता है, ठीक है। तो इट इज नॉट अ मेथड, तो कह सकते हैं एमटीपीज, एमटीपीड, ठीक है, कह सकते हैं क्या, इट सिग्निफिकेंटली decreases the, it has a significant role, you can say it has, MTPS significantly has role in decreasing population, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है ना, इसका घटाने में क्या है, रोल है, लेकिन ये हालांकि ये क्या है, इट इज नॉट मेंट फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये कर रहा है काम। दूसरा, तीसरा, ये रिलेटिवली क्या होगा, तो ऐसी डेफिनेशन कहेंगे क्या, तो लिख लीजिए, इसमें कह सकते हैं प्री मैच्योर एक्सपल्सन, हो सकता है कि सेकेंड मंथ में हम निकाल ले उसको, अबॉर्ट कर दें, थर्ड मंथ में कर दें, मैक्सिमम 5 मंथ के अंदर करना है, मैक्सिमम 3 मंथ तक सेफर। तो प्रीमैच्योर एक्सपल्सन और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं, और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रीमैच्योर एक्सपल्सन को निकाल लेंगे, मतलब वही टर्मिनेट कर देंगे, ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रीमैच्योर आपको याद रखना है, प्रीमैच्योर एक्सपल्सन और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसी को कहते हैं, ठीक है। कब प्रीमैच्योर मतलब क्या हुआ, बिफोर द गेस्टेशन पीरियड, बिफोर इट्स एंड टर्म, ठीक है। अभी एंड नहीं हुआ है टर्म उसका, उससे पहले निकाल लेना, ठीक है। अप टू क्या हुआ, अप टू 5th मंथ, मतलब 5 हो जाए 20 वीक्स, अप टू और बिफोर आप लिख दे रहे हैं, टर्म बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बार बार बोल रहे हैं 20 वीक्स तक कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, रिस्कियर है, ठीक है। 3 मंथ तक सेफ होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए एमटीपी इज नेक्स्ट पॉइंट, एमटीपी आर रिलेटिवली सेफर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ, मतलब क्या हुआ 4 3 जा 12 मंथ तक, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या हुआ, आर रिस्कियर, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 4th मंथ 5th मंथ, ठीक है, आर रिस्कियर। तो एमटीपीज आर रिलेटिवली सेफर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और टिल 12 मंथ, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर इज रिस्कियर, ठीक है। इस सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या होता है, रिस्क होता है,
टू मदर, ठीक है, ये याद रखेंगे एमटीपी। एमटीपी जो है ये लीगलाइज्ड कब हुआ था, तो इट वाज लीगलाइज्ड इन, याद रखेंगे, एमटीपी वाज लीगलाइज्ड, लिख लीजिए एमटीपी। सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या लिखा है? एमटीपीज आर रिलेटिवली सेफर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। 9 मंथ्स का होता है ना गेस्टेशन पीरियड, तो सेमेस्टर तो 6 महीना का हो गया, कहते हैं ना सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड में, ये ट्राइमेस्टर है। देखिए ट्राई, तो ट्राई मतलब कि पूरे 9 मंथ्स को 3 भाग में बांट दिया गया, तो कितना हुआ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स आएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स आएगा अगला, 4 to 6, उसी तरह 6 to 9 थर्ड ट्राइमेस्टर। तो एमटीपीज रिलेटिवली हम कर सकते हैं कब, सेफर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब कि 3 मंथ्स, 1 to 3 मंथ। 3 मंथ मतलब कितने वीक हो गया, तो 3 into 4 वीक्स होते हैं ना, 4 3 12 मंथ, सॉरी 12 वीक्स, सॉरी, ठीक है, थैंक यू, 12 वीक्स, ठीक है, मंथ्स नहीं, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 12 वीक्स तक, ठीक है। लेटर क्या हो गया, ये रिस्कियर है एंड नॉट सेफर, सेकेंड ट्राइमेस्टर रिस्कियर एंड नॉट सेफ, ठीक है। ये सब सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे लिखवा दे रहे हैं। नेक्स्ट एमटीपी जो है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया, ठीक है। सपोज करिए कि एमटीपी इसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है, हम किसी को पता चलता है कि ये फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल है और मेल है कैसे पता करते हैं, अभी बताएंगे। एक टेक्निक है अम्नियोसेंटेसिस, ठीक है, AMNIOCNTESIS। तो अम्नियोसेंटेसिस इज द प्रीनेटल डिटेक्शन मेथड टू डिटेक्ट द सेक्स, ठीक है। तो एक्चुअली में वो क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं है मेथड, ठीक है, वो मेनली है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है कि नहीं, जैसे बच्चा जन्म होता है उससे पहले ही हम पता कर सकते हैं उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज है कि नहीं। हाँ, लेकिन उससे सेक्स भी पता चलता है एक्स और वाई देखकर, कि क्रोमोसोम का स्टडी करके कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ऑल्दो इट इज नॉट मेंट फॉर अम्नियोसेंटेसिस, इज नॉट मेंट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, बट इट कैन बी डिटरमाइन। तो हमें मालूम है कि सेक्स पता कर लिए हम, मेल है फीमेल है, तो कोई फीमेल को जनरली क्या हुआ, फीमेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पता लगने पर, तो फीटिसाइड इसको कहेंगे, इंसेक्टिसाइड, तो फीटस को मारना है तो फीटिसाइड, तो इसको क्या करते हैं, फीटिसाइड कर देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं, जो भी एम्ब्रियो ग्रो कर रहे हैं अबॉर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो अम्नियोसेंटेसिस से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कह सकते हैं कि इसीलिए क्या हुआ कि फीटिसाइड की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए एमटीपी जो है, अबॉर्शन जो है, उसको क्या कर दिया गया है, लीगलाइज कर दिया है कि आप बच्चे को सेक्स पता करने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, क्रोमोसोमल स्टडी के लिए, चाहे कोई जेनेटिकल डिजीज है, खानदान में आपका जेनेटिकल डिजीज हो सकता है, उसको भी वो हो, तो वो आप क्रोमोसोमल एनालिसिस से पता कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एमटीपीज कह सकते हैं, एमटीपीज आर वाज लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे सिंपली हम इन इंडिया कर सकते हैं, ठीक है, इन इंडिया, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इट वाज लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है, GOI कह सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे इट वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971, ठीक है, तो ये देख लेंगे 1971 में किया गया था, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज याद रखना है। एमटीपीज अभी क्या बताएं, एमटीपीज जो है वो क्या होता है कि टोटल देखेंगे जितना भी कॉन्सीव्ड प्रेगनेंसी वर्ल्ड में है उसका 20% क्या होता है, 20% मतलब 1/5 टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर डेथ होता है इसी एमटीपी अकाउंट पर, और ये कितना होता है 40 से 50 मिलियन एमटीपी 1/5 के करीब इतना डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बच्चे। अब इतने हैं मतलब 20% डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब कि लार्ज स्केल पर हुआ, अगर ये नहीं होता तो पॉपुलेशन बढ़ता, तो इट हैज अ सिग्निफिकेंटली रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, है मेजर है रोल, 20% का हो रहा है, नहीं तो बढ़ते जाएगा ना, तो है रोल, लेकिन ये मेंट इसके लिए नहीं कि कम कर रहे हैं, हम जान के नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रीमैच्योर एक्सपेल्शन और टर्मिनेशन बिफोर इट्स इनकम, दैट इज कितना, दैट इज कह सकते हैं दैट इज बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। 20 वीक मतलब क्या हुआ, 5 मंथ आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एमटीपी सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद रिस्कियर है। नेक्स्ट एमटीपी, और 5th के बाद तो आप कर ही नहीं सकते, फिर तो मदर एकदम उसको भी 5th के बाद दिक्कत हो जाएगी। एमटीपी वाज लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971
1 में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। ये सब चीज इसलिए बता रहे हैं कि एनसीईआरटी में भी आपका था। अब ये अबॉर्शन, हाँ सेकंड ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं कर सकते अबॉर्शन? हम सेकेंड पॉइंट, एमटीपीज सिग्निफिकेंटली हैज रोल इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। एनसीईआरटी है आपके पास, सर पेज 62 निकालिए। सर क्वेश्चन पूछ रहे। हाँ पूछिए। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में रिसीव क्यों होता है एमटीपी कराना? सेकेंड ट्रांस में ये वो क्या है ना, वो कि बड़ा होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो तो बड़ा होते जाता है ना। एम्ब्रियो जो बड़ा होता है, इस वक्त प्लेसेंटा वगैरह काफी कनेक्शन जो मदर के साथ बन जाता है, काफी बन जाता है, इसलिए रिस्कियर करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। आप 5th मंथ तक भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कहिएगा हम 7 मंथ में करवाएंगे तो वो दिक्कत होता है, काफी कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अबॉर्शन जो होता है 2 तरह का होता है। ठीक है, एक को कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और दूसरे को हम जो कहते हैं दैट इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो एमटीपी में बस 2 चीज याद रखना है। लीगल कब हुआ था? 1971। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, एकदम सेफ है। इसके बाद थोड़ा 4th भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन फिर गवर्नमेंट जो पॉलिसी मानती है कि सेफर 3rd तक, उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5th तक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अबॉर्शन देखते हैं। अबॉर्शन जो है ये 2 तरह का। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का एमटीपी नाम है मेडिकल डेफिनेशन में। ये अबॉर्शन जो होता है इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस और नेचुरल, NATURL, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस। और दूसरा जो है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ऐसा है कुछ, चलिए इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल और स्पॉन्टेनियस, सेकेंड इज इंड्यूस्ड, और आप कह सकते हैं वॉलेंट्री। इंड्यूस्ड और वॉलेंट्री टर्मिनेशन। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं कि मिसकैरेज कहते हैं इसको, इसको आप इंड्यूस्ड मिसकैरेज कर सकते हैं टर्म। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं ये इंटेंशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटेंशनल मतलब इंटेंशन, हमको मालूम है कि हम अबॉर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें नेचुरल होता है। तो यहां देखिए, नेचुरल मतलब क्या हुआ, अनइंटेंशनल। ठीक है, अनइंटेंशनल एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस और एम्ब्रियो। ठीक है, अनइंटेंशनल। ठीक है, ये क्या है, इंटेंशनल क्या है अभी बताते हैं कैसे होता है। इंटेंशनल एक्सपल्सन ऑफ फीटस, ठीक है, और एम्ब्रियो। ठीक है, ये कह सकते हैं कब, ये कब होगा, सभी में अंडरस्टूड है, बिफोर द 20th वीक। ठीक है, तो यहाँ पर इंटेंशनल है और यहाँ अनइंटेंशनल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्या हुआ, अभी हम बता चुके हैं प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन इज दैट इज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या किए हुए है, वो इम्प्लांट करके रखा हुआ है। हम बताए थे ना कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता था, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, इट सेक्रीट्स कंटिन्यूड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और वो प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, वो प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम का लाइनिंग को कंट्रोल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब हम बताए थे ना कि प्रोजेस्टेरोन क्या है, वो एंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करने देता, मतलब उसको हिल डोल से रोकता है, मतलब उसको एक स्टेबल सिस्टम पहुंचा रहा है इम्प्लांटेड एम्ब्रियो को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभी प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूड सिक्रेशन हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है।
पहले क्या कर रहा था, पहले देखे थे कि LH निकाल रहा था, LH मेंटेन किया था कॉर्पस ल्यूटियम को, और वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है। फिर बाद में HCG ले लेता है जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन काम, और ये कितना 3rd मंथ तक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या किया वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक HCG बहुत अच्छे से सिक्रेट हुआ, और वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया कि कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है। ठीक है, इसके बाद कौन ले लेता था काम, इसके बाद प्लेसेंटा खुद निकालने लगता था इतना प्रोजेस्टेरोन की वो अपना मेंटेन रहता था, और वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग और जो इम्प्लांटेड यूटर फीटस है उसको पकड़ के रखे हुए है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है, फीमेल जो होती है ना उसमें प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई किसी कारणवश, अपने आप हो सकता है कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन रहा हो, HCG नहीं बन रहा हो, किसी कारण से HCG नहीं बनेगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, स्टिमुलेटेड नहीं होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन कम रिलीज करेगा अपने आप। मतलब कि प्रोजेस्टेरोन की अगर फीमेल में कमी है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की कमी है, नेचुरल कमी है, तो वो क्या होगा, वो इम्प्लांटेशन जो भी इम्प्लांटेड एम्ब्रियो हो अपने आप उठ कर गिर जाएगा। ठीक है, तो ब्लीडिंग जो होगा, गिरेगा, ब्लीडिंग होगा, वेजिनल ओरिफिस से बाहर निकल जाएगा, तो इसको कहते हैं अपने आप होता है ना। ठीक है, नेचुरली, तो इसको कहेंगे दैट इज नोन एज नेचुरल और स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो गया। अचानक देख रहे हैं कि ब्लीडिंग चालू हो गया, प्रेग्नेंट वुमेन देखी जो भी है, और वो उसी को क्या कहेंगे, मिसकैरेज। ठीक है, तो दैट इज नोन एज मिसकैरेज, तो इट इज ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हम इंटेंशनल जान के थोड़े किए, अपने आप हुआ ना, तो अनइंटेंशनल एक्सपल्सन ऑफ फीटस और एम्ब्रियो बिफोर आप टर्म यूज कर सकते हैं, बिफोर क्या कर सकते हैं, 5th मंथ और 20th वीक, कुछ भी कर सकते हैं, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अपने आप कभी भी हो सकता है किसी भी टर्म में, उससे पहले। तो इसको एक टर्म यूज करते हैं, नेचुरल और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है, लॉस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, नेचुरल। ठीक है, इंड्यूस्ड क्या होता है, ठीक है, हमको गिराना है किसी कारणवश, कुछ हो गया, तो उसके लिए क्या हुआ, ये इसमें क्या है, जब भी अबॉर्शन होता है तो उसके लिए क्या होता है, कपल का, दोनों का पूछा जाता है, दोनों अगर सहमत होंगे तब जाके मिसकैरेज का होगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, तो इसको कहेंगे इंटेंशनल एक्सपल्सन ऑफ फीटस, इंटेंशनली इंड्यूस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी से उसको निकाल के, ठीक है, सर्जरी से करके उसको जो भी इम्प्लांटेड है यूटेरस में उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं अलोंग विथ प्लेसेंटा बन गया है काफी, तो उसको भी निकाल लेते हैं सर्जरी से। और एक दूसरा उपाय है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 1st, 2nd, 3rd मंथ में है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं क्या, ये कह सकते हैं कि सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों हो सकते हैं, ये सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। ठीक है, तो सर्जिकल होगा तो उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल देंगे, लेकिन नॉन सर्जिकल में क्या होता है, पिल्स यूज करते हैं हम, कोई दवा दे देंगे, लेडी खा लेंगे, वो अपने आप अबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, तो इसके लिए आपको याद रखना है क्या, कि एक होता है, एक इसको कहते हैं दैट इज नोन एज RU486। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेंच ड्रग। ठीक है, तो इसको कहते हैं अबॉर्शन पिल्स कह सकते हैं आप, अबॉर्शन पिल्स, अबॉर्शन पिल्स। ठीक है, तो अबॉर्शन पिल्स का एक होता है, ये नाम है RU486। ठीक है, क्या है, RU486। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये फ्रेंच ड्रग कहलाता है, इट इज नोन एज फ्रेंच ड्रग। ठीक है, और ये जो है कंपनी है, उस कंपनी को कहते हैं रॉसेल यूक्लॉफ। ठीक है, तो एक्चुअली में ये अबॉर्शन जो पिल्स है, नॉन सर्जिकली करना है तो अबॉर्शन पिल एक ले लेना पड़ता है बस। ठीक है, और ये अबॉर्शन पिल्स का नाम क्या है, RU486। ठीक है, क्या है, RU486। ठीक है, RU मतलब क्या होता है, RU मतलब ये जो एक्चुअली में जो बना था ना, फ्रेंच ड्रग है, तो ये जो कंपनी जो थी ना, उसका नाम है रोजेल, ROUSCL। तो इतना नहीं याद रखना है बस, लेकिन कंपनी से याद रहेगा कि कंपनी नेम है, RU है। ठीक है, रोजेल यूक्लॉफ, UCLOF, यूक्लॉफ। ठीक है, तो रोजेल यूक्लॉफ, और ये 486 जो है ना, लैब का सीरियल नंबर था जहां डिस्कवर हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया। ठीक है, तो RU486 एक फ्रेंच ड्रग है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज माइफप्रिस्टोन, ले लेते हैं माइफ, PRISTON, MIFE, माइफ, PRISTON, प्रिस्टोन।
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, माइस्प्रिस्टोन। ठीक है, तो ये माइस्प्रिस्टोन, और आप इसी को क्या कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज RU486। ठीक है, तो ये अबॉर्शन पिल्स ले लेते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो है प्रोजेस्ट्रॉन का उल्टा काम करता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन की एक्टिविटी को कम कर देगा, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये जो दवा है, फ्रेंच ड्रग जो कह रहे हैं, ये एक्चुअली में है क्या, दे आर एंटी प्रोजेस्ट्रॉन। क्या है ये, एंटी। तो लिख लीजिए, ये बस याद रखना है कि अगर नेचुरली प्रोजेस्ट्रॉन का कमी हो गया, अपने आप इम्प्लांटेड जो एम्ब्रियो था अपने आप निकल जाएगा, उसको कहेंगे दैट इज नेचुरल और स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज। और नेचुरल नहीं, ये क्या हुआ, इंड्यूस्ड। इंड्यूस मतलब दवा खा के हम किए, दवा खाएं कौन सा, बस ये याद रखना है, RU486 और माइस्प्रिस्टोन। ठीक है, तो ये अबॉर्शन पिल्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पिल्स अबॉर्शन के लिए है, माइस्प्रिस्टोन। ये क्या है, एंटी प्रोजेस्टिन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्टिन आप कह सकते हैं कुछ भी, एंटी प्रोजेस्ट्रॉन और एंटी प्रोजेस्टिन। ठीक है, तो प्रोजेस्टिन है और एंटी प्रोजेस्ट्रॉन आप कुछ भी कहिए। ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन के एक्टिविटी को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर दे रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो नेचुरली है वो अपना क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को पकड़ के रखा है इम्प्लांटेड को, अब उसका फंक्शन ब्लॉक कर दिया तो क्या हो गया, वो टूटकर गिर जाएगा। तो आपको इसमें से कुछ नहीं याद रखना, बस ये मिसकैरेज एक टर्म यूज कर सकते हैं, नेचुरल अपने आप होता है, और ये इनवॉलेंट्री है, इसको अबॉर्शन, इसको सर्जिकल हो सकता है, सर्जरी से निकाल सकते हैं डायरेक्ट अलॉन्ग विथ प्लेसेंटा, और ये ड्रग। तो ये अबॉर्शन पिल्स का नाम आपको इतना बस याद रखना है, RU486। ठीक है, ये इतना लिख लीजिए, ये अबॉर्शन के बारे में इतना ही दिया हुआ है। अबॉर्शन लीगलाइज कब हुआ था, 1951। सेफर है 12 वीक्स तक, 3 मंथ तक सेफर है एकदम कंप्लीटली। ठीक है, मैक्सिमम 5th मंथ तक कर सकते हैं। ठीक है, और MTPs कितना, 40 to 50, वो याद रखना होगा डाटा, 40 to 50 मिलियन MTPs आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ ईयर। ठीक है, और वो जो टोटल बर्थ होता है कंसीव्ड, जो प्रेगनेंसी है और वर्ल्ड में, उसका 20% अकाउंट करता है ये। ठीक है, ये मतलब ये अबॉर्शन MTPs अकाउंट फॉर अबाउट 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन वर्ल्ड। तो ये 5-6 पॉइंट याद रखना पड़ता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब नहीं दिया लेकिन याद रखेंगे। ठीक है, तो इंटेंशनल एक्सपल्सन हो तो ये, और ये अनइंटेंशनल अपने आप नेचुरली। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि STDs है और फिर स्टेरिलिटी, और आज ये खत्म हो जाएगा, फर्टिलिटी लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं STDs क्या है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, RU486। RU486 is a French drug abortion pill। अच्छा, LNG जो बताए थे क्या है, LNG लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल। ठीक है, लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल, तो वो LNG और ये माइस्प्रिस्टोन अलग अलग है। ठीक है, LNG क्या करता है, वो क्या है ना, एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं उसको, कहते हैं मॉर्निंग पिल्स। हुआ क्या कि सपोज करिए कॉइटस किए, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हुआ, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी बैरियर मेथड, और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपको हुआ कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए तुरंत, तो तुरंत क्या है, एक दवा खा लेते हैं। ठीक है, और वो क्या हो, विदिन, इट इज जनरली टेकिंग विदिन 72 आवर्स, उसको कहते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है, आप कह सकते हैं IUDs जो था ना, हार्मोनल पिल, वो यूज होता है एज अ, क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल, मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव उसको कहते हैं, के तरह यूज कर सकते हैं, एंड इज टेकन एज विदिन 72 आवर्स। और भी एनसीईआरटी में और भी कुछ नाम दिए हुए, सब देख लेंगे, बहुत सारे। ठीक है, STDs देखते हैं थोड़ा सा क्या है। ठीक है, तो STDs क्या है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, साथ साथ लिखते जाएंगे, डिजीजेस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, शॉर्ट में हम STDs कहते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब क्या हुआ, सच डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्स और इंटरकोर्स और कॉपुलेशन, कोइटस, उस समय जो ट्रांसमिट होता है उसको कहते हैं
ठीक है, इसी को है ना जनरल टर्म वीडी भी कहते हैं हम, एक जनरल वीडीएस। ठीक है, एसटीडीएस आर ऑल्सो नोन एज वीडीएस। वीडीएस मतलब क्या हुआ, वेनरल, VENERAL, वेनरल, DISCASE, डिजीज, और एस है ना छोटा सा, तो डिजीजेस प्लूरल। ठीक है, तो आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीजेस। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। और इसको है ना जनरल टर्म में हम आरटीआई कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा अंतर है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज आरटीएस। ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का है, लेकिन सब सेम ही है। तो आप कहेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एसटीडीएस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऑल्सो नोन एज वेनरल डिजीजेस। VDS it is also known as reproductive tract infection। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो आप ये तीनों टर्म यूज कर सकते हैं, ये VD RTI। ठीक है, ये लिख लीजिए। अब देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ जो है, ठीक है, हालांकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो सब देखेंगे, लेकिन वहां यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज देखते हैं। तो सम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया देखेंगे, अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ कॉज्ड बाय वायरस देखेंगे, और कुछ प्रोटोजोआ जो कि इंपॉर्टेंट लिस्ट में है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से जो होता है उसको कहते हैं साइफिलिस, SYPHILIS, साइफिलिस। ठीक है, साइफिलिस, तो साइफिलिस किससे होता है आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रेपोनीमा पैलिडम। धीरे धीरे सब याद रखेंगे आप, TREPONEMA, ट्रेपोनीमा पैलिडम। ह्यूमन हेल्थ पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार देखेंगे तो सब याद हो जाएगा तब तक। तो साइफिलिस, सिफिलिस कहिए, तो साइफिलिस इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज ट्रेपोनीमा PALLIDUM पैलिडम, लिखते जाएंगे साथ साथ। दूसरा है गोनोरिया, गोनोरिया, GONO, ठीक है, गोनो, GONO, गोनो, रिहा, RRHONO ठीक है। तो गोनोरिया जो होता है ये निजेरिया से होता है, NEISSERIA, निजेरिया, GONORRHOEA, निजेरिया गोनोरिया। ठीक है, मेनिंजाइटिस पढ़े थे कभी, कहें पढ़े होंगे, मेनिंजाइटिस, MENINGITIS। मेनिंजेस किसको कहते हैं, ब्रेन के कवरिंग को मेनिंजेस कहते थे। ठीक है, 11th नर्वस सिस्टम में पढ़े होंगे, ब्रेन के कवरिंग को मेनिंजेस कहते थे। ठीक है, ड्यूरामीटर, पायामीटर और भी अरेक्नॉइड बीच वाला। ठीक है, तो ये मेनिंजेस कहते थे, उसका इन्फेक्शन भी बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करता है मेनिंजेस, ब्रेन कवर, तो मेनिंजेस का करता है, इसीलिए मेनिंजाइटिस को कहते हैं। ठीक है, तो वो जो करता था ना यही था, निजेरिया ही था, निजेरिया। ठीक है, जीनस था, लेकिन स्पीसीज वहां पर क्या था, निजेरिया मेनिंजाइटिस। यहाँ पर क्या है, ये भी वही सेम है, जीनस निजेरिया, लेकिन स्पीसीज क्या है, गोनोरिया। ठीक है, तो ये मतलब कि निजेरिया से मेनिंजाइटिस भी होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, ये है। ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया। इसके बाद एक और याद रखिएगा, क्लामाइडिया, CHLAMYDIASIS, क्लामाइडियासिस, क्लामाइडियासिस। ठीक है, तो क्लामाइडियासिस क्या हुआ, तो ये जो है CHLAMYDIA, क्लामाइडिया, इट इज कॉज्ड बाय क्लामाइडिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या, क्लामाइडिया जो है, ठीक है, ये याद रखिए क्लामाइडिया से होता है क्लामाइडियासिस। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज। इसके बाद याद रखेंगे वायरल, वायरल डिजीज, वायरस से जो होगा, वायरल मतलब वायरस। ठीक है, तो जो वायरस से होता है कौन कौन सा, वो याद रखेंगे आप। इसको कहते हैं एड्स, एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, ACQUIRAD, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के बारे में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे टोटल, कैसे होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे पता करेंगे, सभी चीज देखेंगे, इसका लाइफ साइकिल। तो इट इज कॉज्ड बाय HIV, तो HIV को कहते हैं ह्यूमन, इसका पूरा नाम है क्लामाइडिया ट्रैकोमा,
ट्रैकोमाइटिस, TRACHOMITIS, पूरा जीनस स्पीसीज ट्रैकोमा, ठीक है, ट्रैकोमा कर दीजिए TRACHOMA, ठीक है। और इसको कहते हैं क्लाइमेडियासिस, तो क्लाइमेडिया ट्रैकोमा, ठीक है। एड्स जो है ये इसको कहते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, शॉर्ट में HIV, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये एक्चुअली में HIV का जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो HIV पढ़ेंगे तो ये जो है HIV जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पूरा इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि इसको जो है डिफरेंट नेम है, सबसे शुरुआत में क्या है ना, ठीक है, इसके डिफरेंट नेम्स है, पुराना नाम क्या है, तीनों लिख रहे हैं। तो इसको कहते हैं HTLV, ठीक है, चाहे HCLV कहते हैं इसको। HCLV मतलब क्या हुआ, पूरा लिख देते हैं पहले नाम। इट वाज आल्सो नोन एज ह्यूमन सेल T सेल LEUKEMIA ल्यूकेमिया वायरस, HTLV, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, HTLV, ठीक है। तो HTLV आई थिंक 3, ठीक है। इसके बाद LAV भी कहते हैं, लिम्फा अडेनोपैथी वायरस, ठीक है, LAVV कहते हैं इसको, LAV, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, LYMPHA लिम्फ, LYMPH लिम्फ, एडिनोपैथी। तो एक्चुअली में क्या हुआ, कोई कैंसरस सेल जो था ना, देखा गया कुछ लिम्फ वगैरह, कुछ लिम्फ में हुआ था एक तरह का, देखा गया सबसे शुरुआत में एड्स का जो वायरस है कहाँ पर, लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह में देखा गया था शुरू में, इसीलिए इसको उस समय नाम रखा गया LAV, ठीक है, पुराना नाम है। तो LAV मतलब क्या हुआ, फुल फॉर्म लिम्फ एडेनोपैथी वायरस, ठीक है। तो लिम्फा एडेनोपैथी वायरस कहते हैं इसको, शुरू पुराना नाम है, ठीक है। फिर ये क्या अफेक्ट किसको करता है, अभी हम पढ़ेंगे ये क्या करता है HIV वायरस, कहाँ HIV वायरस जो है एक्चुअली में हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ देखिए पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ह्यूमन हेल्थ में पूरा डिटेल देखेंगे, ठीक है। टी सेल कहिए चाहे बी सेल, उसी को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो ये क्या होता है एक्चुअली में, ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, ये वाला बी लिम्फोसाइट, यही एंटीबॉडी बनाता है। कोई भी एंटर किया ना बॉडी में, तो ये खुद एंटीबॉडी, ये क्या होता है, इसमें एक तरह का होता है प्लाज्मा सेल, लिखना नहीं है आपको, ये बस सुनना है, ये प्लाज्मा सेल होता है। ये प्लाज्मा सेल डायरेक्टली क्या करता है, ये एंटीबॉडी बना देता है। और ये एंटीबॉडी, कोई भी एंटीजन आया है तो उसको क्या हो गया, ये बी सेल का प्लाज्मा सेल है, इसको पूरा नाम क्या कहते हैं, बी सेल का प्लाज्मा बी सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसी के प्लाज्मा सेल इज अ पार्ट ऑफ बी सेल। ये क्या हुआ, जैसे ही कोई एंटीजन आया, बी सेल क्या किया, बी सेल का प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा, वो एंटीबॉडी क्या हुआ, एंटीजन को बाइंड करके ये कर देगा, ठीक है, एगुलिनेटेड कर देगा, उसको इनएक्टिव बना देगा। लेकिन ये टी सेल अभी पढ़ेंगे ना हम, तरह तरह के होते हैं, इसको कहते हैं TH सेल, ठीक है, आगे देखेंगे, बस सुन लीजिए। इसको कहते हैं TH हेल्पर टी सेल, क्या कहते हैं, हेल्पर टी सेल। लाइट गया, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ स्पार्क कर गया, चलो देख लो। चलिए कोई नहीं, इमरजेंसी चल रहा है, इन्वर्टर। आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये बी है, प्लाज्मा सेल है, क्या है, बी प्लाज्मा सेल। ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बना देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हेल्पर टी सेल होता है, TH हेल्पर टी सेल। इसके बाद पढ़ेंगे TC। TC क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल, बस सुनते जाना आपको, क्या कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल। इसके बाद और भी होते हैं TS सप्रेसर टी सेल, ठीक है, अभी इतना ही याद रखिए। इसके बाद और भी होता है TM होता है, मेमोरी टी सेल, ठीक है। तो जैसे कि वैक्सीन आप पढ़े, कोई भी वैक्सीन होता है ना, कोई भी वैक्सीन बनाते हैं कैसे, तो जो भी एंटीजन डालते हैं, ठीक है, उसको वीक करके चाहे उसको इनएक्टिवेट करके डालते हैं। तो कोई चीज गया ना, तो उसके लिए एंटीबॉडी बनेगा ना, तो जब एंटीबॉडी बनता है तो एक्चुअली में क्या मेमोरी सेल्स बनते हैं। और वो मेमोरी सेल क्या है,
फिर से वही अगर 10 साल बाद आएगा वही वायरस कभी भी आ जाए, तो वो मेमोरी सेल पहचान लेता कि अरे उस समय आया था 10 साल पहले, और उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पूरे डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ बताने का मतलब है ये हेल्पर टी सेल है। क्या है ये? हेल्पर टी सेल। तो इसका रोल है कि नहीं एंटीबॉडी बनाने में? नहीं, लेकिन इसका रोल है, ये क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल ही बनाएगा एंटीबॉडी, लेकिन हेल्पर टी सेल क्या है, नाम से लग रहा है हेल्पर है, ये इसको स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मा सेल को। ठीक है, ये कहेगा प्लाज्मा सेल को अब तुम बनाओ, तब बनाएगा। ये अकेले नहीं बनाएगा, बनाता है यही लेकिन अकेले नहीं बनाएगा, ये कहेगा तब, हेल्प करेगा तब। ठीक है, तो हेल्पर टी सेल्स मतलब टी सेल्स स्टिमुलेट प्लाज्मा सेल टू फॉर्म एंटीबॉडी, बना दिया। अब ये HIV इतना समझदार है, ये क्या किया कि इसको नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। एक्चुअली में हम पढ़ेंगे इसको CD4 सेल्स कहते हैं। अब क्या है सब बाद में पढ़ेंगे। CD एक रिसेप्टर होता है, उसको CD4 कहते हैं, क्लस्टर ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो अभी फिलहाल याद रखिए कि हेल्पर टी सेल्स जो है एक्चुअली में CD4 होते हैं। वो सेल क्या करता है, CD4 जहां भी CD4 सेल है ना, एक्चुअली में वायरस उसी को पकड़ लेता है, पकड़ता है, उसको पहचान लेता है। तो CD4 सेल एक क्या है, हेल्पर टी सेल, इसको पहचान लिया और इसको डिस्ट्रॉय करते जाता है। मैकेनिज्म पढ़ेंगे कैसे डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और इसको धीरे धीरे हेल्पर टी सेल जो है हमारे बॉडी में, उसको धीरे धीरे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करते जाता है, करते करते। अब ये देखिए, ये डिस्ट्रॉय किया तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जबकि TH हेल्पर सेल बेलो लेवल आ गया। तो ये देखिए, ये डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब प्लाज्मा सेल रहते हुए वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होगा कि कोई भी एंटीजन आया था एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं। तो ये काम करता है कौन, HIV। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, तो थोड़ा सा बता दिए HIV क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कम करता है। कैसे? और ये ऐसा नहीं है 10 साल 15 साल 20 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 साल 4 साल, आज एड्स अगर एंटर किया है बॉडी में वायरस, तो हो सकता है कि 4 साल तक सिम्टम्स ना आए, ऐसा भी हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स भी नहीं है, तो ये सब देखेंगे। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा है कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या है, नाम से लग रहा है इम्यून डेफिशिएंसी कर रहा है। देख रहे हैं, इम्यून सिस्टम को ये क्या कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है इसी को। और ये एक्चुअली क्या है, ये किसको कर रहा है, ये हेल्पर टी सेल्स को ना एक्ट कर रहा है। इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, डिक्रीज करते जा रहा है। HTLV क्या कहेंगे इसको शॉर्ट में, तो इसको कहेंगे HTLV, शॉर्ट में HTLV3। ठीक है, उसी तरह पुराना नाम है लिम्फा एडेनोपैथी वायरस, ये भी है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, HTLV है ना, आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, HCLV3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, ये नहीं पर्टिकुलर बता रहा है, ये भी कहते हैं। तो चारों नाम इसी के हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं वायरस, तो ये याद रखना है, वायरल डिजीज एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दूसरा इसको रफ कर दे रहे हैं, तो ये सब देखेंगे। तो ये क्या करता है एक्चुअली में, याद रखिएगा, इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स इन आवर बॉडी। हेल्पर टी सेल्स के नंबर को घटाता है, कितना से कितना काउंट है सब बाद में बताएंगे। और वो हेल्पर टी सेल्स क्या करता था एक्चुअली में, इट वाज स्टिमुलेटिंग, हेल्पर टी सेल्स स्टिमुलेट्स द प्लाज्मा बी सेल टू फॉर्म एंटीबॉडी। तो ये नहीं है तो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो एंटीबॉडी भी बनना कम हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जबकि एक जो वैसे पैथोजन जो कि अंदर जाते थे तो उसके लिए एंटीबॉडी बन जाता था पहले, एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो पैथोजन अगर एंटर करेगा तो उसके लिए भी इम्यून सिस्टम नहीं बन पाएगा, नहीं रहेगा, बचेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ। ठीक है, तो ये लंबा समय लगता है धीरे धीरे। ठीक है, ये वायरस एड। दूसरा लिख लीजिए, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस, ठीक है, तो हिपेटाइटिस एक्चुअली में हम पढ़ेंगे ABCDE बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बी है ना वो सबसे खतरनाक है, हिपेटाइटिस बी। और बी में जो होता है ये याद रखेंगे, इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इसमें एड्स वायरस जो देखेंगे HIV में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, ssRNA। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, यहाँ लिख लीजिएगा ssRNA। ssRNA मतलब क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एसएस आरएनए इस तरह का होता है, लिखिए बता दे रहे हैं थोड़ा सा, ये इस तरह का है, ठीक है, ऐसे इसमें 2 प्रोटीन का कोट होता है, अभी नहीं जाने तो ही ठीक है। चलिए फिर आगे नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इसमें 2 प्रोटीन कोट होते हैं, ये प्रोटीन का कोट है, ये प्रोटीन का, ये बाहर वाला है इसको कहते हैं P17 और अंदर वाला है P24, ठीक है। तो 2 प्रोटीन कोट होता है, ये याद रखिए, ठीक है। और यहाँ पर पढ़े हैं फॉस्फोलिपिड होता है ना, ये तो ये होता है, और इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ये डंडा जैसा है और एक स्टॉक जैसा, तो इसको कहते हैं GP40, ठीक है। तो ये जीपी सीधे लिख दे रहे हैं बस अभी, जीपी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन कोट होता है, इसके बाद ये 2 प्रोटीन का कोट है P17 और P24, पूरा डिटेल देखेंगे। इसके अंदर जो होगा ना, इसके अंदर देखेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एसएसआरएनए, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, देखेंगे इसमें कि जब होस्ट में जैसे जाएगा सेल में ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है ये, ठीक है। कैसे, तो एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है उसके हेल्प से, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना काफी आपको आइडिया देने के लिए। हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, लेकिन बी को छोड़ के उसमें आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और सब में होगा। यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, यही याद रखना है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड। तो हेपेटाइटिस बी है, तो ये किससे हो रहा है, तो हेपेटाइटिस, इसको यहाँ लिखेंगे ना, इधर लिखेंगे, हेपेटाइटिस बी डिजीज है ना, और इसको कहते हैं हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, स्मॉल डी एस डीएनए, ठीक है, डबल, ये याद रखेंगे, सब धीरे धीरे आगे लाइफ साइकिल देखेंगे। नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस के बाद याद रखेंगे हर्पेस, ठीक है। तो इसको कहते हैं दैट इज ह्यूमन HSV, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन SIMPLEX सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, HSV, ठीक है। तो ये ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस जो होता है ना, ठीक है, ये जो डिजीज करता है इसको कहते हैं गेनाइटल हर्पेस, GENITAL गेनाइटल, GENITAL गेनाइटल, HERPES हर्पेस, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय विच, गेनाइटल हर्पेस इज कॉज्ड बाय विच वायरस, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, ये याद रखें, HSV। नेक्स्ट एक और याद रखना है, गेनाइटल वाट, ठीक है, गेनाइटल वाट कहते हैं। ये क्या होता है, गेनाइटल वाट जो होता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा। तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए ये सब चीज, पैपिलोमा वायरस, HPV, ठीक है। तो याद रखेंगे गेनाइटल हर्पेस, गेनाइटल वाट, हर्पेस सिंप्लेक्स कह सकते हैं, ह्यूमन सिंप्लेक्स हर्पेस वायरस, ठीक है, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ये है ह्यूमन पैपिलोमा, PAPILLOM में वायरस, ठीक है। तो याद रखेंगे बैक्टीरियल जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से हैं, बैक्टीरियल है, तीनों याद रखिएगा, साइफिलिस, गोनोरिया, क्लामाइडिया, क्लामाइडियासिस, ठीक है। नेक्स्ट वायरल डिजीज अभी 3 नहीं 4 बताए हैं, कौन कौन सा, एड्स, हेपेटाइटिस बी, गेनाइटल हर्पेस, ठीक है, गेनाइटल हर्पेस। अब ये देखिए, अभी तक जितने भी देखे हैं ना, इसमें ये तीनों मतलब एड्स, हेपेटाइटिस बी,
और गेनाइटल हर्पेस सभी में, ये तीनों क्या है, ये तीनों का तीनों इनक्यूरेबल है। मतलब और सबको, गेनाइटल वाट को आप ठीक कर सकते हैं, ऊपर साइफिलिस को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गोनोरिया को ठीक कर सकते हैं, क्लैमाइडिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये सब इनक्यूरेबल डिजीज है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सेप्ट फॉर कौन कौन सा, एड्स, हेपेटाइटिस बी और गेनाइटल हर्पेस, ऑल अदर डिजीज आर क्यूरेबल। मतलब ये क्या हुआ, इनक्यूरेबल, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों क्या है, तो ये तीनों का तीनों इनक्यूरेबल है। तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, चाहे इसी में आप रेड करके जैसे भी लिख लीजिएगा, ये तीनों का तीनों, एड्स लिख लीजिए, एड्स, हेपेटाइटिस बी, इसीलिए तीनों साथ लिखे हैं, एंड गेनाइटल हर्पेस, हर्पेस ये क्या है, इनक्यूरेबल, INCURABLE, INCURABLE आर इनक्यूरेबल, और सब क्या है, क्यूरेबल। एक याद रखिएगा, प्रोटोजोन डिजीज भी, नेम सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये है ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, और ठीक है, ये जो है प्रोटोजोआ से हो रहा है ना, तो इसको ट्राइकोमोनियासिस, और इसको ल्यूकोरिया कहते हैं, LEUCORRHOEA, ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया, ठीक है। तो ये किससे होता है, ये जो है प्रोटोजोआ, इस प्रोटोजोआ को कहते हैं ट्राइकोमोनास, TRICHOMONAS, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, VAGINALIS। तो नाम से लग रहा है कहाँ पर पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द वैजिना ऑफ फीमेल, ठीक है। तो वैजिना फीमेल में होता है, यही है, ल्यूकोरिया करता है ये, ठीक है। तो ये प्रोटोजोन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। तो ये याद रखना है डिजीजेस, ठीक, ठीक है, इतना कर लीजिए। एड्स, हेपेटाइटिस बी और गेनाइटल वाट नहीं, गेनाइटल हर्पेस, ये क्या है, ये याद रखेंगे, इट इज इनक्यूरेबल, मतलब कि इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वायरल डिजीज कोई भी होता है ना, जनरली आप उसको क्या है, जितना है हो चुका है उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटोजोन। अब क्या हुआ कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके जितने भी डिजीज हैं, इसके अर्ली सिम्टम्स क्या है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लिखते जाएंगे, लिख लीजिए इसको। तो ये प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो होता है कौन कौन सा, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस से होता है, इसीलिए कहते हैं ट्राइकोमोनियासिस, और ल्यूकोरिया, LEUCORRHOEA, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके एनसीईआरटी जो है, अगर खोलेंगे एनसीईआरटी तो ये आपके पेज नंबर 63 में है, ठीक है। पेज नंबर 63 में आप देख सकते हैं, आपको दिया हुआ, खोज कर देखेंगे उसमें, तो बहुत सारा दिया हुआ है कि इसमें अर्ली सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो लिख रहे हैं अर्ली सिम्टम्स, लिख लीजिए, अर्ली सिम्टम्स, ठीक है, ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के अर्ली सिम्टम्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ईचिंग, ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। इसके बाद कह सकते हैं स्वेलिंग भी होता है गेनाइटल ऑर्गन का। इसके बाद कह सकते हैं स्लाइट पेन भी होता है, एंड स्वेलिंग, किसका स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ गेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। मेल और फीमेल में स्वेलिंग ऑफ गेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रहा होगा तो ये क्या होता है, ईचिंग, खुजली होगा वहां पर, ईचिंग, ठीक है। इसके बाद फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह निकलते रहेगा, इन्फेक्शन जो भी हो रहा है। इसके बाद पेन भी होगा वहां पर, और स्वेलिंग होगा गेनाइटल ऑर्गन का, ठीक है। ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अर्ली सिम्टम्स जो होते हैं ये क्या है, लिखा हुआ है अर्ली सिम्टम्स आर माइनर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, वो माइनर होते हैं, छोटे से लिख दीजिए माइनर, अर्ली सिम्टम्स आर माइनर, ठीक है। ये माइनर, ये सब सिम्टम्स है।
लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं करें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं अर्ली नहीं, लेट सिम्टम्स लिख दे रहे हैं, लेट सिम्टम, SYMPTOMS, लेट सिम्टम्स ऑफ STDs इफ नॉट ट्रीटेड। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं किए, इफ नॉट ट्रीटेड, और ये लेट जो सिम्टम्स होंगे क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स होने लगता है, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो याद रखेंगे, माइनर मेजर कह सकते हैं। और ये क्या क्या होगा, इसको कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सब एनसीईआरटी में दिया है तो याद रखना है कौन कौन सा। तो क्या क्या होगा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, PID, ये सब हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, इसके बाद अभी हम बताएंगे अबॉर्शन, अबॉर्शन भी हो सकता है कुछ के केस में, इट में ऑल्सो लेड टू अबॉर्शन, इट में लेड टू इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसमें लेड टू इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आप कह सकते हैं इट में ऑल्सो लेड टू, कह सकते हैं अबॉर्शन हो गया, स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ कहते हैं इसको। स्टिल बर्थ मतलब क्या हुआ, जैसे कि बर्थ, सपोज करें कि बच्चे का बर्थ हुआ, जैसे ही निकला मरा हुआ पैदा हुआ, दैट इज स्टिल बर्थ। ठीक है, तो ये हो सकता है। इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सब दिया होगा, एक्टोपिक याद रखना होगा, ECTOPIC, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहने का मतलब क्या हुआ, बताए थे कि यूटराइन पर जनरली इम्प्लांटेशन होता है, लेकिन कभी बाहर हो जाए तो उसको कहेंगे तो एक्स्ट्रा यूटराइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहे, प्रेगनेंसी, एक्स्ट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी कह देंगे। ठीक है, यूटेरस से बाहर हो जाए प्रेगनेंसी, हालांकि वो अबॉर्ट हो जाता है, ब्लीडिंग होता है, खत्म हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये ट्यूबल, इसको क्या कहते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में अगर होगा, वो भी कहां पर होगा, तो ट्यूबल प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब में होगा तो इसको ट्यूबल कहेंगे, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये सब दिया हुआ है, लेटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, अभी इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, तो इनफर्टिलिटी हो जाएगा तो अभी हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी क्या है, दो तरह का होगा। ठीक है, एक को कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक सेकेंडरी फर्टिलिटी। ठीक है, अब प्राइमरी फर्टिलिटी में क्या हुआ कि वुमेन जनरली क्या हुआ, वुमेन जो है कंसीव करती है ना, तो वुमेन विल नेवर कंसीव। ठीक है, वुमेन जो है वो कभी कंसीव करती ही नहीं है। ठीक है, प्राइमरी कहेंगे इसको। लेकिन कोई वुमेन है कि पहला कंसीव कर चुकी हैं, ठीक ठाक हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसा हो कि फिर ये हो सकता है STDs है, कोई भी डिजीज हो, कुछ वो, उसके चलते क्या होगा कि वो इनफर्टाइल हो जाएगा, कि दूसरा कंसीव नहीं करेगा, मतलब एक कर लिया है उसके बाद नहीं कर पाएगी, तो इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सिम्टम STDs के डिजीज याद रखना है, विच वन इज इनक्योरेबल, 3 इनक्योरेबल है, कौन कौन सा, एड्स, हेपेटाइटिस बी और एक जेनाइटल हर्पेस, दैट इज व्हाट नहीं। ठीक है, और इसके बाद अर्ली सिम्टम्स ये हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया, लेट सिम्टम्स जो अपीयर होगा इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, प्रॉपरली अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये सिम्टम्स आपको याद रखने हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और ये सब हो जाएगा।